संविधान की सुनो। दोस्तों, आज के एपिसोड में भारतीय संविधान की कहानी हम संविधान की जुबानी ही सुनेंगे, क्योंकि यह लाजिमी हो गया है। आजकल संविधान को बदलने, उसकी सफलताओं विफलताओं की समीक्षा करने, उसकी जगह नया संविधान लाने की चर्चा गाहे बगाहे होती रहती है और इन चर्चाओं को तूल देने वालों की नज़र में बहुधा मनुस्मृति ही एकमात्र विकल्प होती है भारतीय संविधान की। मगर इस बहस में जाने से पहले संविधान निर्माण की उस दीर्घकालिक, कष्टकारी, संघर्षपूर्ण प्रक्रिया को जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जो हमारे संविधान निर्माण करने वालों के समक्ष चुनौती बनकर थी। और यह कार्य गोया संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है, इसलिए इस प्रक्रिया पर चर्चा करना, उसे महसूस करना बहुत जरूरी है। वैसे दुनिया का पहला संविधान उत्तरी अमेरिका में 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था और हमारे देश में संविधान बनाने की मांग सर्वप्रथम अपने स्वराज के माध्यम से 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी और आजादी के संघर्ष में संविधान सभा गठित कर संविधान निर्माण की मांग भी लगातार उठती जा रही थी। सन 1934 में वामपंथी नेता कॉमरेड एम.एन. रॉय ने भारत में संविधान की मांग को रखा। इसके पश्चात 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया और सन 1938 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण के प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया और उसे स्वीकार करके पूरी जोरदारी के साथ ब्रिटिश शासकों के समक्ष लागू करने के लिए रखा गया। कालांतर में यह मांग जोर पकड़ने लगी और सन 1942 को मजबूरन ब्रिटिश सरकार को इस मांग को हल करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा और ब्रिटेन से एक कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक संविधान के प्रस्ताव भारत में उसका प्रारूप लेकर पहुंचे, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। परंतु वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो पाया क्योंकि मुस्लिम लीग की तरफ से कहना था कि भारत में 2 संविधान सभाएं बननी चाहिए, एक मुसलमानों के लिए, एक हिंदू के लिए। इसके पश्चात पुनः 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कैबिनेट मिशन संविधान के प्रारूप को लेकर भारत में आया और जिसके आधार पर 26 नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हो गया था। उस समय संविधान सभा में
कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि और 4 प्रतिनिधि कमिश्नरी के द्वारा नियुक्त किए गए और चुनाव का मापदंड 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि तय किया गया था। इस सभा में 15 महिलाएं प्रतिनिधि भी थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश के आजाद होने के पश्चात इस संविधान सभा के 90 सदस्य पाकिस्तान में चले गए और सदस्य की संख्या 299 रह गई। संविधान सभा की यूं तो पहली बैठक 13 दिसंबर 1946 को संसद के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नवगठित संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। इस सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के उद्देश्य का भी प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 2 परिवर्तन किए। पहला, सभा पूरी तरह से संप्रभु व किसी भी कानून को बनाने तथा उसका विलोप करने में पूर्ण रूप से सक्षम रहेगी। दूसरा, सभा के 2 कार्य तय किए गए। पहला, नव स्वतंत्र देश के लिए संविधान को बनाना और भारत देश के लिए कानून बनाना। उस समय जो परिस्थितियां थी और जिन परिस्थितियों में हमें आजादी मिली थी, संविधान सभा के सामने अनेक कठिनाइयां और चुनौतियां मौजूद थी और हमारी संविधान सभा के सदस्य ये चाहते उनको एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था, उस देश के संविधान बनाने का बीड़ा उन्होंने उठाया था और इसीलिए संविधान सभा के सदस्य इस मामले में अत्यंत गंभीर थे कि एक ऐसा अनूठा और दुनिया का बेहतरीन संविधान बनाया जाए जो इस देश के जनगण को एक कर सके और देश को उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सके। उनके सामने जो चुनौतियां थी, उसमें सबसे प्रमुख थी भारत की विविधता को समेटना। भारत अनेक धर्मावलंबियों का देश था, जहां विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच अलग अलग आचार व्यवहार, तीज त्योहार तथा पूजा पद्धतियां थी। उन सब के बीच सामंजस्य बैठाकर उन सभी में भरोसे का वातावरण बनाकर उन्हें एकजुट करना संविधान सभा के लिए अत्यंत मुश्किल कार्य था। जहां कोस कोस पर बोलियां बदल जाती हों, जिस देश में कुछ कोस के बाद भाषाएं बदल जाती हों, वहां पर उन सभी लोगों को जोड़ना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य था। आजादी के समय देश में 565 रियासतें थी, जिनको एक मंच पर लाकर एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही कहना चाहिए कठिन कार्य था। कई राज्य तो अपने आप को
स्वतंत्र अस्तित्व को ही स्वीकार कर उसी को कायम रखना चाह रहे थे। इसमें सिर्फ कश्मीर के राजा हरि सिंह या हैदराबाद और जूनागढ़ के नवाब ही नहीं थे, बल्कि त्रावणकोर के राजा भी भारत संघ के साथ अपने राज्य को जोड़ने को इच्छुक नहीं थे। और दूसरी बात यह थी, इन देशी रियासतों में बरसों से गुलामी में जकड़ी हुई प्रजा की मानसिकता भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस प्रजा को एक स्वतंत्र देश के नागरिक की मानसिकता के साथ जोड़ना वो भी कोई आसान काम नहीं था। तीसरा था सभी को बराबरी का अधिकार देना। एक नागरिक एक मत, सभी के मत बराबर, ये सिद्धांत लागू करना भी काफी जद्दोजहद और बहस और तर्क वितर्क के साथ जो है वो हल किया गया। इस बात को लेकर भी बहुत बहस लंबी चली कि आखिर राजा और प्रजा के मत बराबर कैसे हो सकते हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान और अनपढ़ दोनों के मत में कोई अंतर ना हो, ये तो अनर्थ हो जाएगा। और ऊंची जात समाज के ऊंचे वर्ण के लोग और निम्न वर्ण के लोग कैसे बराबर हो सकते हैं। और उससे भी अधिक महिलाओं को तो घरों में रहना है, फिर उन्हें कैसे मताधिकार का अधिकार दिया जा सकता है। ये सब बड़े जटिल प्रश्न थे और जिन पर बड़ी कश्मोकश और लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने इन्हें हल किया और एक नागरिक एक मत के अधिकार को जो है वो उसको स्वीकार किया। सामाजिक न्याय, सदियों से जातिगत उत्पीड़न व सामाजिक उपेक्षा के शिकार जातिगत तबकों और संसाधनों से वंचित समाज को संविधान की मुख्य धारा, संविधान के माध्यम से राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़ना भी एक यक्ष प्रश्न था। सांप्रदायिकता का सवाल भी कोई मामूली सवाल नहीं था। वैसे ये सवाल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से ही अपना काफी महत्वपूर्ण हो गया था। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय पूर्व और पश्चिम में देश में चारों तरफ हाहाकार मच गया, मारकाट मच गई, कत्लेआम शुरू हो गया। लाखों लाखों लोग एक देश से दूसरे देश में आबादी जो है वो अदला बदली शुरू हो गई। हमारे संविधान निर्माता जो थे वही उस समय देश के मंत्रिमंडल के भी हिस्सा थे और उनके सामने ये परिस्थितियां अत्यंत नवीन थी जिनको हल करने का उनके पास कोई खास तजुर्बा नहीं था। वे स्तब्ध थे इन घटनाओं को देखकर और इसको लेके वो बहुत जल्द ही कोई रास्ता निकालना चाहते थे। संविधान सभा में और जो उसके बाद आजादी की रक्षा करना भी संविधान सभा का मुख्य कार्य था, क्योंकि उस समय संविधान की सभा ही राष्ट्र में संसद के रूप में कार्य कर रही थी। रियासतों का विलय यह भी एक बहुत कठिन कार्य था और जैसा कि बताया है इसको भी संविधान के माध्यम से और हमारे उस समय के नेताओं के प्रयास से इसको हल किया गया। आपसी भाईचारा कायम करना, सदियों की गुलामी का हमारा तजुर्बा था
कि हम कभी भी विदेशी ताकतों से परास्त नहीं हुए। हमारी आपसी फूट व एकता तथा संगठन की कमी के कारण ही हम सदियों तक गुलाम बने रहे। इसीलिए एक ऐसा संविधान बनाना बहुत जरूरी था जो देश के हर नागरिक को समता, न्याय, भाईचारा व स्वतंत्रता का एहसास कराकर उनमें एकता कायम कर सके। देश को एक उन्नत और वैज्ञानिक राष्ट्र का बनाना भी उस समय बहुत महत्वाकांक्षी उद्देश्य था। उस समय हमारे देश में उद्योगों का विकास शुरुआती दौर में था और हमें एक देश में औद्योगिक विकास का ढांचा तैयार करना बहुत जरूरी था। और हमारे जनजीवन में अशिक्षा, अज्ञान व उससे उपजी लाचारी के कारण जो अंधविश्वास, कर्मकांड हमारे जनजीवन में गहरी जड़ें जमा चुके थे, उन सब को दूर कर राष्ट्र को एक औद्योगिक, आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत बनाना भी उस समय एक महती कार्य था। इतने विराट, दीर्घकालिक दृष्टि संपन्न महाकार्य को करने के लिए निश्चित रूप से काफी समय लगा और इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का कुल समय लगा। यूं तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण होकर संविधान सभा के द्वारा अंगीकार कर लिया गया था, किंतु हम सब जानते हैं कि यह 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमारे देश में लागू हुआ और हमारा देश एक पूर्ण संप्रभु गणराज्य बना। और इस संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में 11 लंबी गंभीर बहसें और बैठकें हुई। 60 देशों के संविधान को अध्ययन करके उनसे अच्छी अच्छी बातों को उसमें शामिल किया गया और जनता के बीच से भी सुझाव मांगे गए, जिसके लिए 8 माह का समय दिया गया, जिसमें 7,653 संशोधन प्राप्त हुए और जिस पर 2,473 सुझावों पर गंभीर चर्चा की गई। इस बीच संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को देश का राष्ट्रीय ध्वज तय किया और 26 जनवरी से पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने हमारा राष्ट्रगान तय किया। संविधान सभा चूंकि उस समय देश की संसद के तौर पर कार्य कर रही थी और उस संसद ने 1951-52 यानी 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक लगभग 4 महीने में इतने बड़े लोकतंत्र की करोड़ों लोगों को जो है वो मतपत्रों के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में शामिल किया और स्वतंत्र भारत की पहली चुनी हुई सरकार को निर्मित किया। यह संविधान के लिए बहुत ही जोखिम भरा और बहुत ही कहना चाहिए चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसको संविधान सभा ने सफलतापूर्वक जो है वो लागू किया। इसके बाद देश के आजाद होने के बाद देश में जो समस्याएं आई उनका भी हल जो है इस संविधान के माध्यम से सुचारू रूप से होता गया। सन 1956 में भाषा के आधार पर
प्रांतों की मांग बहुत प्रमुखता से राजनीतिक पटल पर आ गई और उसके पश्चात संविधान के माध्यम से देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए ताकि उन प्रदेशों की जनता जो है अपनी सांस्कृतिक और भाषा का विकास कर सके, संस्कृति को संरक्षित कर सके। इसी तरह आजादी के बाद 1967 में जब देश के अंदर में सम्मिलित सरकार आई और प्रदेशों में विपक्ष की सरकारें बनी, तब केंद्र और राज्य के संबंधों का मुद्दा प्रमुखता से उभर आया। देश के संघात्मक ढांचे के ऊपर भी बहस शुरू हो गई और इस समस्या का हल भी जो है संविधान के द्वारा, संविधान के बातचीत के द्वारा, इस संविधान द्वारा हल किया गया। समय समय पर संघीय ढांचे की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता का सवाल हो, चाहे आर्थिक असमानता का प्रश्न हो, हमारा संविधान हमें मार्ग प्रशस्त करता रहा है। संविधान तभी कमजोर दिखाई देता है जब संविधान को लागू करने वाले लोग अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हितों के मद्देनजर उसकी मूल भावना से हटकर उसकी व्याख्या करने लग जाते हैं। और हमारे संविधान को की जो उद्देशिका है वह एक मूल मंत्र है जिसमें हमारे सदियों के अनुभव और हमारी सांस्कृतिक विरासत का तथा एक देश की जो भारत है उसकी अवधारणा को अंतर्निहित किए हुए हैं, जिसके मूल तत्व हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिला सभी नागरिकों को, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की सभी नागरिकों को स्वतंत्रता हो, प्रतिष्ठा और अवसर के समान अवसर और व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने का जो है संविधान गारंटी करे। इसके अलावा देश में एकता और उसकी अखंडता की रक्षा करते हुए भाईचारा को बढ़ाए। दोस्तों, यही एक वेद वाक्य है जिसे लेकर हम और हमारा देश भावी चुनौतियों को पार करते हुए देश को एक उन्नत राष्ट्र बना सकता है। आज चर्चा इतनी ही। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे विचार आपको कैसे लगे इसे अवश्य आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हम और अधिक उत्साह से जो मौजूदा परिवेश में प्रासंगिक समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उन पर चर्चा कर सकें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार।